कितने लोग अमीर बन गए हैं आज। 23 साल के कार्यकाल में हमारे नेता ही बेशुमार दौलत के मालिक बन गए हैं और जनता आज चौराहे पे नंगी खड़ी है। तो ये जो चीज है ये हमें अपराधी बना दिया कि हमने इस राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी। इसलिए कि आज युवा वहां पे खड़ा है, उसको पूरा युवा को देखो आप, उपनल के माध्यम से ये युवाओं का भविष्य इन्होंने अंधकार में धकेल दिया है। देखो टीवी डिबेट में मेरे को कई बार वो प्रताड़ना सहनी पड़ी है जब अदने से प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं कि तुम्हें मारेंगे हम घर में आके। तो वो स्थिति बहुत भयानक है और इन स्थितियों से हम सामना कर रहे हैं। हमारे संसाधन, हमारे जिन संसाधनों के लिए हमने एक सपना देखा था कि विश्व में सबसे धनी है उत्तराखंड, जो महिलाएं उपनल में लगी हैं पहाड़ों में, उनके बारे में कभी उनका इंटरव्यू देखना, मेरे सामने रोती हैं कि किस तरह से अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं। अगर हम शोषित नहीं होंगे तो हमें 11 महीने बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों को ये अभी दिखाई दिया कि जब कितने अग्निवीर भाग गए। अब अग्निवीरों की जो कुदशा हो रही है वो सब देख रहे हैं। अग्निवीर अब इनको पहले जो 25% ऑब्जर्व कर रहे थे, अब सरकार विवश हो गई है 50% रखने के लिए। हमारे पास एक मात्र था फौज, और वो फौज का जो जज्बा था वो मर गया हमारा, क्योंकि हमारी गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट अब आगे गोरखा रहेगी। जो गोरखा इतना जज्बा था कि गोरखा सबसे पहले जान देता था इस देश के लिए, वो गोरखा विमुख हो चुका है अग्निवीर के कारण। हमारे लड़के भी अग्निवीर के कारण विमुख हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज मेरे साथ एक डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है जिनसे मैं खुद प्रेरणा लेता हूं, और कम से कम भारतवर्ष में शायद ऐसे शख्सियत हैं, क्योंकि हमें कई लोगों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में वो एक बहुत बड़ी शख्सियत होती है। उनमें से पीसी थपलियाल जी एक हैं। थपलियाल जी का मैं थोड़ा परिचय कराऊं तो थपलियाल जी नेवी से रिटायर हैं। थपलियाल जी एक आंदोलनकारी भी हैं, साथ ही साथ सामाजिक हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं, और 68 साल की उम्र में ऐसा जोश शायद मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए सर आप हमारे वाकई में प्रेरणा स्रोत है। सर पहला सवाल ये रहेगा, इतनी एनर्जी सर, जहाँ भी देखो आंदोलन में पीसी थपलियाल जी दिख जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए, कभी लोगों की गोष्ठी करते हैं, कभी किसी मुद्दे पर बोलते हैं। इतनी एनर्जी आती कहाँ से सर 68 साल की उम्र में? देखिए, एनर्जी का जो सोर्स होता है वो आपकी सच्चाई, ईमानदारी और उसमें भगवान पे अटूट विश्वास। हम देवभूमि के लोग हैं, और जब मैं बचपन में, क्योंकि मेरे 4 वर्ष का था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं मामा जी के साथ पढ़ने के लिए जब मैनपुरी गया तो 15-16 साल की उम्र में मैनपुरी के लोग मेरा पाँव छूते थे। अच्छा। वो ये बोलते थे कि ये बद्रीनाथ के लोग हैं। ये श्रद्धा थी उत्तर प्रदेश के लोगों में, और यही कारण था कि हमारे उत्तराखंड के लोग, लगभग हमारे 4 लोग ऐसे हैं जो वहाँ के सरताज बने, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत, हिम्मती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी जी, और उसके बाद आज भी हमारा योगी। आज उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि ये पहाड़ का यहाँ क्यों, लेकिन हम कहते हैं, हम बोलते हैं बाहरी लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं। और ये समस्या इसलिए नहीं कि हम लोग नफरत करते हैं, ये समस्या इसलिए कि हमें आज दिन तक अपना नहीं मिला पहाड़ में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पीसी थपलियाल जी वो शख्सियत हैं जो 1983 में फ्रांस से मिसाइल लेके आ गए थे, नेवी से, है सर जी। कैसा रहा था वो सफ़र? 1983 में मिसाइल लेके आ गए थे, आपको कई देश भी घूमने का मौका मिला और भारत माता की सेवा करने का भी मौका मिला। क्योंकि उस समय देखिए, विश्व का जब हम अध्ययन करते हैं तो अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 प्लेन दे दिए, फाइटर प्लेन F-16 1980 में।
और जब पाकिस्तान को F-16 प्लेन दे दिए तो हमारी चिंता बहुत बढ़ गई भारत की, क्योंकि उनकी कैपेसिटी थी समुद्र स्तर से 5 मीटर की ऊंचाई पे वो फ्लाई कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे नेवी के जहाज थे पानी में, वो इसके एकदम ऐसे टारगेट थे कि वो हमारे रडार में F-16 प्लेन आ ही नहीं पा रहा था। तो उसकी काउंटर मिसाइल के लिए बद्रीनाथ जी ने मुझे भेजा, भारत सरकार ने मुझे फ्रांस भेजा, मैं ट्रेनिंग किया, मेरे साथ वहाँ पाकिस्तानी भी F-16 इसी मिसाइल की ट्रेनिंग कर रहे थे। देखिए फ्रांस वो मिसाइल पाकिस्तान को भी दे रहा है और वो मिसाइल हमें भारत को भी दे रहा है। तो ये लोग जो है किस तरह से हमारे को खेलते हैं। आज हमें बोल दें कि हमारा सरकार पूरी तौर से अमेरिका हमारे साथ है, तो कभी नहीं। हमें अपने विश्वास करना चाहिए अपने लोगों पे, और हमारे ही लोग हैं जो इस राज्य को और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते। उसके बाद आप उत्तराखंड आए, रामपुर तिराहा कांड में आप खूब मूक दर्शक थे। जिस समय पीसी थपलियाल जी रामपुर तिराहा कांड हुआ था, खुद वहाँ पर भी मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से सब चीज़ें वो देखा है। सर अभी कुछ समय पहले एक मैंने लाइव भी किया था इसके ऊपर, अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। कभी लगता है कि 1983 में जिस समय हम लोगों ने देश में इतना बड़ा बलिदान दिया, देश के लिए इतना सब चीज़ें किया, लेकिन वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है आज तक। बेचारे जिनकी शहादतें वहाँ पर हुई, उनका केस वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। राजनीति घुसाई है कहीं ना कहीं, लगता है सब चीज़ों में, जो चाहे फौज से लेकर हो, चाहे देशभक्ति से लेकर, एक जो पैमाना है, एक चश्मा है, वो किसी और नज़र से या किसी एक पार्टी तक सीमित रह गया है। देखिए आज की राजनीति में, आज के समय में सच बोलना एक अपराध सा हो चुका है। अगर मैं सच बोलूँगा तो समाज, मेरा ही समाज मुझे कटघरे में खड़ा कर देगा, सवाल खड़ा कर देगा, क्योंकि हम लोगों ने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, अभी मैं आपकी जब प्रोफाइल चेक कर रहा था तो उसमें मैंने देखा आपने अग्निवीर के संबंध में एक मीडिया को कुछ बयान दिया था। मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें लोग कह रहे थे आप तो फौज विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं, हमें तो शक है कि आप कभी फौज में, नेवी में रहे भी कि नहीं रहे। इस प्रकार के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को अभी दिखाई दिया कि जब कितने अग्निवीर भाग गए। अब अग्निवीरों की जो कुदशा हो रही है वो सब देख रहे हैं। अग्निवीर अब इनको पहले जो 25% ऑब्जर्व कर रहे थे, अब सरकार विवश हो गई है 50% रखने के लिए। अब केवल 50% आउट होंगे और 50% फौज ऑब्जर्व करेगी। तो उस जो लोग आज मेरे को गाली दे रहे थे उस समय, आज वो समझने लग गए हैं कि जो अग्निवीर है, अग्निवीर योजना उसी तरह से है जैसे किसानों के लिए जो आंदोलन हुआ, 3 कानून बने थे, किसान उसके विरोध में खड़े हुए थे। मैं हमेशा अग्निवीर का विरोध करता रहूँगा, और एक दिन लोग समझेंगे कि किस तरह से, क्योंकि हमारा व्यवसाय, हमारे पास वो खेत खलियान नहीं है जो हमारा पेट भर सके। हमारे पास एक मात्र था फौज, और वो फौज का जो जज्बा था वो मर गया हमारा, क्योंकि हमारी गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट अब आगे रहेगी नहीं। इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी नहीं रहेंगे। इसमें अग्निवीरों की जिस तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहे, जो मैं देख रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता लोगों के इस चैनल से, लेकिन मैं बहुत बुरा हाल देख रहा हूँ। आज जो भी फौजी लड़के हैं वो फौज में नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नेपालियों ने रिफ्यूज़ कर दिया है गोरखा राइफल में या अग्निवीर में भर्ती होना। गोरखा गया हमारे हाथ से। जो गोरखा इतना जज्बा था कि गोरखा सबसे पहले जान देता था इस देश के लिए, वो गोरखा विमुख हो चुका है अग्निवीर के कारण। हमारे लड़के भी अग्निवीर के कारण विमुख हो गए हैं। ये दीगर बात है कि जो एक आईटी इंडस्ट्री जो इस चीज़ को इसके पक्षधर होंगे, आई डोंट नो क्यों हैं, लेकिन अग्निवीर इस देश के लिए बहुत वरदान नहीं, अब श्राप बनकर आएगा। क्योंकि एक बच्चा है, मैं ही अगर अग्निवीर में भर्ती होता और 4 साल की भर्ती के लिए मैं दौड़ता रात दिन, और उसके बाद 4 साल तक वो युवा चैन से नहीं सो सकता, क्योंकि उसको रहता है कि अगर मैं ना रखा गया, अगर मैं फौज में ना रोका गया, मेरे को 4 साल बाद बाहर जाना पड़ेगा, तो एक तो मेरे समाज में मेरी बेइज्जती होगी कि अरे तू उसके काबिल भी नहीं था फौज के, तू 4 साल बाद तेरे को वापस भेज दिया गया। और दूसरा,
मैं 4 साल के बाद किस तरह से कौन सा मैं व्यवसाय करूंगा, कौन सा मैं काम करूंगा, कौन सी नौकरी करूंगा जो मेरे को मिल जाएगी। और आज जो सरकार आश्वासन देती है कि इनको हम फलानी जगह भर्ती करेंगे, अलानी जगह भर्ती करेंगे, तो उसमें जो आज का फौजी है जो 35 और 36 साल की उम्र में 15 साल करके आ रहा है वापिस, उसको कौन देगा? वो सवाल नहीं खड़ेगा कि अग्निवीर मेरी सौतन हो गई है। लेकिन सर लोग जो सवाल कर रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा ये भी जानना चाह रहा हूँ, आप तो बहुत अनुभवी हैं, नेवी से निकले हुए हैं और तमाम आपने सामाजिक उसमें लगातार आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहते हैं, काफ़ी ज्ञान भी है, पुस्तक वगैरह भी पढ़ते रहते हैं। ये जो एक देश में नई चीज़ चली है कि अगर आप एक पार्टी विशेष के खिलाफ बोलोगे तो आप देशद्रोही हो जाओगे, आपको बोलोगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। ये एक नीति सी चली आ रही है क्योंकि खुद आपको, जो आप खुद फौज में रहे हैं, देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है आपने, जो तमाम उस समय मिसाइल तक लेके आए थे देश में, आपको बोल दिया कि आप नकली फौजी। तो ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? ये भी लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, देसी देश के रहने वाले हैं। देखो, टीवी डिबेट में मेरे को कई बार वो प्रताड़ना सहनी पड़ी है जब अदने से प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं कि तुम्हें मारेंगे हम घर में आके। तो वो स्थिति बहुत भयानक है और इन स्थितियों से हम सामना कर रहे हैं। हमारे संसाधन, हमारे जिन संसाधनों के लिए हमने एक सपना देखा था कि विश्व में सबसे धनी है उत्तराखंड, इसके पास ये हिमालय राज्य है, इसके पास जो गंगा जैसी नदी है, इसके पास वो जंगल है जिसने करोड़ों को करोड़पति बना दिया, और जो हमारे खनन से कितने लोग अमीर बन गए हैं। आज 23 साल के कार्यकाल में हमारे नेता ही बेशुमार दौलत के मालिक बन गए हैं और जनता आज चौराहे पे नंगी खड़ी है। तो ये जो चीज है, ये हमें अपराधी बना दिया कि हमने इस राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी। इसलिए कि आज युवा वहां पे खड़ा है, उसको पूरा युवा को देखो आप, उपनल के माध्यम से ये युवाओं का भविष्य इन्होंने अंधकार में धकेल दिया है। 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो महिलाएं उपनल में लगी हैं पहाड़ों में, उनके बारे में कभी उनका इंटरव्यू देखना, मेरे सामने रोती है कि किस तरह से अधिकारी हमारा शोषण कर रहे हैं। अगर हम शोषित नहीं होंगे तो हमें 11 महीने बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति पैदा कर दी इन्होंने, इसके लिए हमने राज्य मांगा था। तो बहुत ही अपराध बोध होता है कि 42 शहादतें इस राज्य में जो युवाओं ने दी है, वो इसलिए दी हैं कि पूरे माफियों के हाथ में दे दें। नौकरी बिक रही हैं, पूरे खनन के पट्टे बिक रहे क्या, लूट रहे हैं। और आप ये देखिए कि गंगा को ना हम छू सकते, गंगा की जो अंसली नदियां हैं उन तक बैन लग गया है। आज दिन ऐसा है कि हम मछली भी नहीं मार सकते अपनी नदी में। तो इन तमाम सवालों को लेकर अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस राज्य को, ये जो अभी इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से, तो मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा धोखा है उत्तराखंड के लोगों के साथ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट में ये जिन लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं, वो लोग हमें एक दूसरा थाईलैंड बना के देंगे। क्योंकि जो होटल इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी, जिस तरह से उनका व्यवहार होगा, जो वेलनेस सेंटर यहाँ पे बनेंगे, देखो ये वो इंडस्ट्री नहीं ला रहे हैं जो माननीय स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पे लाए थे। उन्होंने यहाँ पे उद्योग लगाए, एक 50 करोड़ या 100 करोड़ के उद्योग ने सैकड़ों युवाओं को रोजगार दे दिया। यहाँ तो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जैसे एक ट्रॉली बनने लगेगी देहरादून से, उसमें 40 लड़कों को रोजगार नहीं मिलेगा। 20 ऊपर रहेंगे, 20 ऊपर रहेंगे। लेकिन जिस तरह का नुकसान हमें झेलना पड़ा है, 80 लोग हमारे बेघर कर दिए गए मसूरी में, आज दिन तक उनको कहीं जगह नहीं मिली। और नेता अपनी लैंड को कन्वर्ट करके और वहाँ पे वो राजा बन चुके हैं। तो वाकई में ये जो दर्द भी है और आपकी भावनाओं से झलक भी रहा है, आप भावुक भी हो गए थोड़ा सा ये दर्द को महसूस करते करते। ये वाकई में उत्तराखंड का है और
एक दर्द सच्चा देशभक्त, सच्चा अपने प्रदेश से प्यार करने वाला ही समझ सकता है। तो सर आपको सैल्यूट है कि आप लगातार इस उम्र में भी आवाज़ उठा रहे हैं। सर 68 साल की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी वो जोश, वो जुनून, वो दर्द है आपके मन। वो जो हमारा जो नई पीढ़ी की जो लड़के हैं, शायद उनको नहीं पता होगा कि रामपुर तिराहा कांड क्या है, या फिर उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। आपको क्या लगता है सर कि उत्तराखंड में, क्योंकि आपने खुद एक रक्षा मोर्चा भी बनाया था 2012 में, जिस समय आम आदमी पार्टी की भी उस समय दिल्ली में उन्होंने एक नींव रखी थी, वो कामयाब हो गए, लेकिन आप उतना कामयाब नहीं हो पाए। क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? कहाँ पर गलती हो रही है, किस जगह पर गलती हो रही है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं? और उत्तराखंड को अपनी आंखों से जो आप भावुक भी हो गए हैं बार बार, क्या लगता है इन सब चीज़ों को देख? देखो, जो हमारी राजनीति है, हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ, और उसके गर्भ से कोई नेता पैदा नहीं हुआ, और उन्हीं लोगों के हाथ में चली गई राजनीति जिनके खिलाफ हम आंदोलन किए थे। लेकिन ये सब होते हुए भी अगर ये लोग हमें विजनरी लीडरशिप देते, यानी कि जैसे नरेंद्र तिवारी जी एक अनुभवी नेता रहे, तो उन्होंने हमें सिडकुल दिया, इंडस्ट्री दी, उन्होंने मतलब एक स्वरूप दिया इस राज्य को। उसके बाद खंडूरी जी आए, खंडूरी जी का अपना अनुभव था, वो एक चीफ इंजीनियर रहे थे आर्मी में, और उन्होंने पूरा एक ऐसा रोड मैप बना के उत्तराखंड का दिया कि जो उत्तराखंड के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। हमारे पास 4 NH आए जो पहले खंडूरी जी के बदौलत आए थे, नहीं तो नेशनल हाईवे हमारे पास एक भी नहीं था। और जो सड़कों का जो जिस तरह से ढांचागत प्लानिंग उन्होंने दी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा कोई सही गुसै नहीं रहा। ऐसा सही गुसै कि जिसको तमाम लोग विश्वास करते कि यस, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। हम लोग ऐसे हो गए कि अनाज से हमें अपना कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, और ये कारण है। अरे इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन राजनीतिक दलों की रही है। इन्होंने हमें, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना डिवाइडेड भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड है, सामाजिक दृष्टि से भी उतना उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ पे पहाड़ का हिमालय राज्य भी देखेंगे आप, तो गढ़वाल और कुमाऊँ हमेशा थोड़ा बहुत मनमुटाव रहा है उनमें। उसके बाद तीसरा जौनसार तो वो हमारी तरफ देखता ही नहीं है, वो किसी साइड मतलब हमारे कदम से कदम नहीं मिलाता, और उसमें मैदान बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। और मैदान पहाड़ को संयुक्त रूप से दिशा देना एक बहुत कठिन काम है। इसके लिए ऐसा योग्य नेता चाहिए, और उस योग्य नेता का शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पैदा होगा निश्चित रूप से। एक न एक दिन जनता ढूंढेगी। एक प्रयास आपने किया भी था कि जितने भी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है उनको इकट्ठा किया जाए, आपने एक प्रयास भी किया था, शायद वो कामयाब भी नहीं हो पाई। क्या लगा कि क्यों इकट्ठा नहीं हो पाती हैं क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, या जो बने हुए हैं सबके अपने अपने स्वार्थ हैं? क्या नज़र आया आपको? देखो, मैं पहले भी बोला कि हमारे पास इतनी बड़ी खेती नहीं है कि हम किसानी करके अपना काम चलाएं। हमारे पास पहाड़ों में कोई फैक्ट्रियां, रोजगार भी नहीं है। तो राजनीति हमारा व्यवसाय बन गई है, और राजनीति का व्यवसायीकरण करके इन राष्ट्रीय दलों ने बहुत आनंद उठाया, क्योंकि हमारे बच्चों को उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, छोटा छोटा लालच देकर। और उन बच्चों को हम अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि भूखे भजन होत ना भजन गोपाला। तो इसलिए ये बड़ी भारी समस्या है। और हमारे पास जो हम लोग हैं, हमारे पास क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति भी नहीं है जो हमारे को, क्योंकि मैंने शिवसेना को अपने सामने उठते हुए देखा है। शिवसेना, मराठा पूंजीपतियों ने और मराठा उद्योगपतियों ने बाहरी पूंजीपतियों के खिलाफ मराठियों को इकट्ठा करने के लिए शिवसेना का उपयोग किया। और शिवसेना का बाल ठाकरे ने मेरे सामने जब शुरुआत की थी तो पहला नारा दिया था, बजाओ तूंगी भगाओ लूंगी, यानी साउथ इंडिया की तर्ज में। और उसके बाद एक ऐसी ताकत शिवसेना को मिली जो आज दिन तक कायम है। हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ ऐसे उद्योगपति हों जिनको जरूरत पड़े। और दूसरा, हमारा जो बेसिक वो है, हमारा राष्ट्रवाद, हमारे
रग रग में भरा हुआ है, क्योंकि हम फौजियों की संतान हैं। हमारे जो पूर्वज रहे हैं हमेशा फौज में रहे हैं, उनकी सर्विसेज, क्योंकि सबसे बेस्ट फौजी अगर किसी ने दिया है तो उत्तराखंड में दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था 1984 में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अंदर, कौन गया? उत्तराखंडी फौजी गया और गोलियों की बौछार के नीचे वो जज्बा, वो हाँ बोला मैंने, अब अग्निवीर नहीं जाएगा। अग्निवीर पीठ दिखा के भाग जाएगा जब गोलियों की बौछारों के बीच में जब जाना पड़ता है तो जय बद्री विशाल बोलकर उत्तराखंड का फौजी घुस जाता है। और यही जज्बा उसने कारगिल की पहाड़ियों में देखा। कारगिल में ऊपर पूरा दुश्मन गोलियां बरसा रहा है और हमने सीने में गोलियां खाकर फतेह किया कारगिल को। तो ये जज्बा जिस दिन वो समझेंगे, जो मेरी आज आलोचना कर रहे हैं, उस दिन वो मानेंगे कि अग्निवीर हमारा एक गलत कदम था। पहले हम लोगों ने ये सोचा कि सारे युवाओं को ये अग्निवीर बनाएंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि जितने पहले फौज में भर्ती हो रहे थे उतने भी भर्ती नहीं हो पा रहे हैं अब। तो ये तो बड़ा भारी धोखा है हमारे साथ, और धोखा तब ज़्यादा दुख होता है हमें क्योंकि लोग कहते हैं कि ये अजीत डोभाल जी का सपना था। क्योंकि जो चीज़ें ऐसे बड़े निर्णय होते हैं उसका सूत्रधार अजीत डोभाल जी होते हैं। क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे ये जो यात्रा निकाली थी वहाँ के लिए कैलाश मानसरोवर की, तो इन्होंने क्या किया, सिक्किम से, सिक्किम दूसरे किनारे है, और मोदी जी ने कहा, मैं महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, कि जो 100 साल में नहीं हुआ वो मैंने कर दिया, और नाथुला से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा दी। अब नाथुला रह गया यहाँ सिक्किम में, और कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड के ऊपर, और लोग उत्तराखंड से न होकर सिक्किम से जा रहे हैं, तो दुख नहीं होगा? और कौन करा रहा है? अजीत डोभाल। हम गए अजीत डोभाल जी के पास, हमने बोला डोभाल जी ये तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद उनकी समझ में आई, जब नाथुला से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई तो कई लोग मर गए, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी। हमने ऐलान कर दिया था कि ये तुम बहुत बड़ा गलत कदम उठा रहे हो। तो इन तमाम सवालों को लेकर हमने अभी टिहरी डैम के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। भाई संवैधानिक अधिकार है हमारा, हमारी बिजली यूपी कौन क्यों खा रहा है? आप ही देखिए, टिहरी डैम की बिजली अगर ये मुख्यमंत्री रोकता और ये इन्वेस्टमेंट सबमिट नहीं करता तो मैं तो मुख्यमंत्री के पांव धो के पीता कि तुम अपनी संसाधनों की लड़ाई लड़ो, तुम्हारे संसाधन हमारे। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और उसमें हमारी राजधानी भी गायब कर दी, तो ये तो हमारी पीठ पे छुरा भोंकना था। और वो भारतीय जनता पार्टी जिस पे हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उत्तराखंडियों का हमेशा ये रहा है, क्योंकि हम लोग देवभूमि के लोग हैं और हम हिंदुत्व की संस्कारों के कारण हम भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद है हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। उत्तराखंड सर, मैंने ऐसा प्रदेश देखा है जिसमें अगर आंकड़े उठा के देखे जाएं कुछ सालों के, तो बेरोजगारी में सबसे नंबर 1, स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य की अगर देखें तो हमारे अभी भी डांडी कांठियों पर ले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाएं वहीं मारी जाती हैं। शिक्षा में भी सबसे न्यूनतम स्तर है उत्तराखंड का। इसके अलावा बेरोजगार आप देखिएगा, जो जितने भी भर्ती घोटाले हैं वहाँ हुए। ठेकेदार अगर देखे जाएं तो मेरे ख्याल से 80% ठेकेदार बाहरी प्रदेशों से हैं, चाहे वो गुजरात से हैं, या जितने बड़े बड़े ठेके होते हैं तो मैक्सिमम 100% उनकी वो रहती है। तो ये उसका नतीजा है कि हम उत्तराखंड के जो लोग हैं वो देशभक्त ज़्यादा है, और देशभक्ति का नतीजा ये है कि अपने राज्य के जो संसाधन है वो हम भूलते जा रहे हैं, और जो हमको मिलनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं वो तक नहीं मिल पा रही है। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, अगर कह के आप रिपोर्ट देखिए उसमें ये सब आंकड़े हैं, उसमें बताया जा रहा है कि बेरोजगारी की दर क्या है, स्वास्थ्य विभाग की दर, खुद सरकारी आंकड़े। तो क्या लगता है कि देशभक्त होना नुकसान हो रहा है कि या इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं? देखो, इसको मैं कई बार दुर्भाग्य भी बोलता हूँ, क्योंकि हमें बहुत दूर नहीं जाना, हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में जो परमार पैदा हुए उनका नेता, उन्होंने उसको ऐसा सील्ड कर दिया। जो भू कानून की बात कभी आप करते हैं, उसको कोई भी नहीं जानता कि परमार ने कैसा भू कानून बनाया जिसको कि नेता तोड़ ही नहीं पाए। वो बहुत एक छोटा सा पॉइंट है वो, और उस पॉइंट पे उसने भू कानून ऐसा कवच बना दिया कि
चाहे अडानी कितना भी कोशिश करें कि मैं यहाँ भेद करूं, क्योंकि इन लोगों का विचार पहले ये था कि हम 370 हटाएंगे और कश्मीर को अपनाएंगे। लेकिन कश्मीर में जो वो युवाओं ने जो अपने तेवर दिखाए, उन्होंने मजदूरों को भी अटैक भगाना वहाँ से शुरू किया, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कश्मीर में घुस जाएं 370 हटने के बाद भी। अब बचा अभागा उत्तराखंड। ये ऐसा राज्य था जो वर्जिन था, मतलब एक जिस तरह से कुंवारी लड़की बोलते हैं, इस तरह से हमारे संसाधन थे। और राज्य बनने के बाद ये बाजारू बना दिया इन नेताओं ने। और इससे बड़ा बाजार क्या होगा कि हमारा मुख्यमंत्री हमें बेचने के लिए इंग्लैंड जा रहा है, दुबई जा रहा है और वहां जा रहा है सऊदी अरेबिया। एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि इंडिया का विरोध करो, भारत बोलो, उन्हीं अंग्रेजों को तुम उत्तराखंड में ला रहे हो। दूसरी तरफ बोल रहे हो कि तुम्हारी डेमोग्राफी खराब हो रही है, परोला में ये बेचारे मुसलमानों को भगाओ, और तुम सुल्तानों को ला रहे हो। क्या यार, तुम्हारा क्या करना चाह रहे हो? सुल्तान तुम्हारे लिए अच्छे हो गए, और वो मजदूर जो हम दिखा परोला में किस तरह से लाइन लगाई लोगों ने कि करीम भाई जरा बाल काट दे भाई, 2 दिन बाद जब वो तमाशा हुआ था। तो हम क्या मुसलमानों के बिना जी सकते हैं? और जिनके बिना हम जी नहीं सकते उनसे बैर क्यों? ये मेरा वो है। और तुम उनको, सुल्तानों से तुम्हारा बैर नहीं। सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं साहब, क्या कर रहे हो? मैं राम मंदिर चादर लेके जा रहे हो तुम वहाँ राम मंदिर का वो करने के लिए। तो ये देखिए आप, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है प्योर, दुबई से ला रहे हो तुम यहाँ पे, और तब यहाँ पे बोल रहे हैं एनआरआई एनआरआई। आपने दिखाया था एक एनआरआई महिला किस तरह से परेशान हो रही थी जब आपने जोशी जी का इंटरव्यू लिया। तो एनआरआईओं का बल शेल बन गया है यहाँ पे, और वो शेल क्या एनआरआईओं का क्या वो करेगा? मेरे को हंसी आती है कि ऐसे निर्णय लेकर हमारे जो नेता हैं वो हंसी के पात्र बन रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबा इंटरव्यू भी हो जाएगा, बात तो करने का और मन कर रहा है कि आपसे लगातार बात करें, लेकिन समय अवधि भी है। तो तमाम आपने बातें सुनी, चाहे वो देश की बातें हों, चाहे उत्तराखंड की बातें हों, क्योंकि थपलियाल जी काफ़ी एक्सपीरियंस भी ने है, अनुभव भी अपना है, और तमाम सामाजिक मुद्दों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। इसलिए इनको बारीकियाँ पता है कि किस प्रकार से उत्तराखंड का भविष्य संवर पाएगा। और 68 साल की उम्र में, बार बार मैं 68 साल की उम्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आदमी रिटायर के बाद भी रिटायर हो जाता है 68 साल की उम्र में, लेकिन थपलियाल जी अभी तक रिटायर नहीं हुए। इनके जोश के इसलिए हम भी काबिल, इसलिए इनके जोश जो है वो सर हमें प्रेरणा भी देता है बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि वो जोश जो यहाँ के युवा हैं उनमें भी रहेगा, वो भी अपनी चीज़ों को समझें कि सामाजिक मुद्दे पर आगे आएँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड के युवा सामाजिक मुद्दे पर ज़्यादा आगे नहीं आते हैं, या उन्हें सामाजिक मुद्दों से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। अगर हम सामाजिक मुद्दों से लेना देना करेंगे तो जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं शायद उनको हम समझ पाएंगे। जो आज पहाड़ों के बुरे हाल है, जो मैंने तमाम एग्जाम्पल भी दिए थे, जो कैग की रिपोर्ट के बारे में बात किया था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या कुछ हाल हैं, किस प्रकार से शिक्षा के हाल है, किस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है, तो आप सभी ने देखा है कि कितना बड़ा एक आंदोलन भी इसके लिए हुआ है। शायद थपलियाल जी की एक मुहिम है, और इस मुहिम में आप भी जरूर जुड़िएगा। और जो थपलियाल जी का सपना है कि उत्तराखंड एक अच्छा राज्य बने, उत्तराखंड का नाम रोशन हो भी सकता है, लेकिन एक गंदी राजनीति के चलते शायद उत्तराखंड वो मुकाम पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इनका जो आज इंटरव्यू था वो आप लोग उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे, और एक बारीकी से जरूर सोचिएगा कि उत्तराखंड का भविष्य क्या कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।